हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12 का डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, इस चैप्टर में दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक पोटेशियम परमैंगनेट। जहाँ तक इन कंपाउंड्स का सवाल है तो इनमें से अक्सर इनको बनाने की विधियाँ, इनके आक्सीकारक गुण और इनकी संरचना, इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसके गुण। इसमें पोटेशियम आयन और डाइक्रोमेट आयन, ये दो आयन उपस्थित हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जल में विलेय है और इसकी प्रकृति विषैली होती है। यदि आप इसे खा लेंगे तो आपके लिए ये दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके उपयोग कहाँ होते हैं? देखिए, रासायनिक प्रयोगशाला में ये एक प्रबल आक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। लेदर इंडस्ट्री में चमड़े की सफाई के लिए इसका प्रयोग होता है। रंजकों और इंक बनाने में इसका प्रयोग होता है। अल्कोहल को ऑक्सीकरण करके कीटोन व एल्डिहाइड बनाने में इसका प्रयोग होता है। श्वास विश्लेषण मशीन, जिसको कि हम ब्रीदिंग एनालाइजर कहते हैं, इसमें इसका प्रयोग होता है। यहां इसका प्रयोग सड़क पर अल्कोहल का सेवन करके ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर्स की पहचान करने के लिए पुलिस करती है। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना मुख्य रूप से इसके डाइक्रोमेट आयन के कारण होती है और इस डाइक्रोमेट आयन में दो क्रोमेट यूनिट्स होती हैं जिनका क्रोमियम परमाणु एक ऑक्सीजन एटम के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। यानी क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच एक ब्रिज बना हुआ होता है। प्रत्येक क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 6 है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो संरचना है, देखिए आप देख सकते हैं कि क्रोमियम, ऑक्सीजन और क्रोमियम, ये एक ब्रिज है। हर क्रोमियम के साथ एक एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इनके पास दो नेगेटिव चार्ज होते हैं और शेष दो दो ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना है और प्राय ये एग्जाम में बनाने के लिए आ जाती है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का विरचन। देखिए बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट अयस्क से बनाया जाता है, जिसको क्रोम आयरन भी कहते हैं।
या कभी कभी इसका नाम फेरोक्रोम भी होता है, FeCr2O4, ये इसका सूत्र है। तो क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम परमैंगनेट का बनाना ये 3 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में हम क्रोमाइट अयस्क को सोडियम क्रोमाइट में बदलते हैं। दूसरे स्टेप में इस सोडियम क्रोमाइट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी पहले सोडियम क्रोमेट बनाया और फिर सोडियम डाइक्रोमेट बनाया और इसके बाद इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया जाता है। यहां एक प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, ये दोनों एक ही फैमिली यानी समूह 1 की धातुओं से बने हुए क्रोमेट डाइक्रोमेट्स हैं। तो फिर ऐसी क्यों आवश्यकता हुई कि हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना पड़ा? सोडियम डाइक्रोमेट से हमारा कार्य क्यों नहीं चला? तो यहां आपको ध्यान देना है बच्चों कि सोडियम डाइक्रोमेट एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होता है, यानी ये नमी को अपने अंदर अवशोषित कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड का सब्सटेंस बनने नहीं देती। हमें अपनी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड के सब्सटेंस की आवश्यकता होती है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट नहीं है। यही कारण है कि हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप क्रोमाइट अयस्क से तैयार करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले स्टेप में आपको सोडियम क्रोमेट Na2Cr4 ये बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो क्रोम अयस्क है, फेरोक्रोम या क्रोम अयस्क, आप इसको सोडियम कार्बोनेट की अधिकता में ऑक्सीजन मिलाकर के उच्च ताप पर इसको गर्म करेंगे। क्रोम अयस्क का बारीक पाउडर बनाया जाएगा और इसको सोडियम कार्बोनेट की अधिकता में ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाएगा, जिससे आपको सोडियम क्रोमेट और आयरन ऑक्साइड प्राप्त होगा। CO2 गैस तो बाहर निकल जाएगी क्योंकि ये गैस की फॉर्म में है। आयरन ऑक्साइड ठोस अवस्था में रहता है, जिसे आप फिल्टर करके सोडियम क्रोमेट से अलग कर सकते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने आप अलग हो गई और आयरन ऑक्साइड को आपने छानकर अलग कर दिया, तो आपके पास सोडियम क्रोमेट का विलयन बचता है। तो आपने इस स्टेप में क्रोम अयस्क को सोडियम क्रोमेट विलयन में परिवर्तित कर लिया। दूसरे स्टेप में इस सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में बनाया जाएगा। इसके लिए सोडियम क्रोमेट को H2SO4 की नियंत्रित मात्रा के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे। इससे क्या होगा कि आपको सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होगा। यह है सोडियम डाइक्रोमेट, और साथ ही आपको सोडियम सल्फेट भी प्राप्त होगा। इन दोनों की विलेयता में अंतर होता है।
तो आप विलेयता में इस अंतर के आधार पर इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास दूसरे चरण पूरा होने पर सोडियम डाइक्रोमेट आ गया है। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को आप कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। इसके लिए क्या करना होगा, सोडियम डाइक्रोमेट को आप ट्रीट करेंगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ। जैसे ही आप सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलेगा। ये नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना था कि क्रोमाइट अयस्क को आपने सोडियम क्रोमेट में बदला, सोडियम क्रोमेट को आपने सोडियम डाइक्रोमेट में बदला, और अंत में आपने सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल लिया, जिससे आपको नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ। तो देखिए बच्चों, ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए। तो आपको इसलिए इसको अवश्य याद करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके रासायनिक गुण क्या है। और देखिए बच्चों, इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है वो इसकी आक्सीकारक प्रकृति है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल आक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है रासायनिक प्रयोगशाला में। अब जिस रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये अम्लीय माध्यम में प्रबल आक्सीकारक के रूप में काम करता है वो है Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2O। देखिए बच्चों, डाइक्रोमेट आयन अम्लीय माध्यम में 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपने आप को क्रोमियम आयन में अपचयित करा लेता है। तो इस अभिक्रिया के जरिए ये एक प्रबल आक्सीकारक माना गया है। चलिए हम कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं कि ये प्रबल आक्सीकारक का कार्य किस तरह से करता है। देखिए बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट फेरस आयन को यानी Fe डाई पॉजिटिव को फेरिक आयन में ऑक्सीकृत कर सकता है, यानी Fe ट्राई पॉजिटिव में ऑक्सीकृत कर सकता है। आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आप फेरस आयन को फेरिक आयन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बच्चे आपको कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो फेरस आयन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने आप को फेरिक आयन में परिवर्तित कर लेगा। अब ये तो ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहां? इन इलेक्ट्रॉन्स को डाइक्रोमेट टेकअप करेगा, यानी जो Cr2O7 डाई नेगेटिव है ये 14H आयन्स की प्रेजेंस में, यानी माध्यम अम्लीय होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स टेकअप करेगा और इससे 2Cr ट्राई पॉजिटिव
प्लस 7H2O बनेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए कि यहां केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया था, जबकि डाइक्रोमेट को 6 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 6 हो जाए। ऐसा करने पर जो फेरस आयन है ये भी 6 हो जाएंगे, और जो फेरिक आयन है ये भी 6 हो जाएंगे। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए हमारे पास जो नई अभिक्रियाएं हैं वो क्या बनेंगी। 6Fe डाई पॉजिटिव गिव्स 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6Fe ट्राई पॉजिटिव। दूसरी जो इक्वेशन है इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, मीन्स ये होगी Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr ट्राई पॉजिटिव, सॉरी अब ये 6 हो गया, 6 ये 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ लेना है। तो जब आप इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और जो नई अभिक्रिया आपको दिखाई देगी, देखिए अब इलेक्ट्रॉन्स तो ये कैंसिल हो गए, तो आपको अभिक्रिया दिखाई देगी 6Fe डाई पॉजिटिव प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 6Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2O। तो देखिए बच्चों ये जो अभिक्रिया है ये हमारे पास नेट बैलेंस्ड अभिक्रिया आ गई, और इस तरह से आपने फेरस आयन को फेरिक आयन में बदल दिया। तो देखिए बच्चों आपसे एग्जाम में इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप फेरस आयन को फेरिक आयन में कैसे बदल सकते हैं, या फिर क्या होता है जब फेरस आयन की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट से करते हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस को आपको किस तरह से हल करना है ये आप अच्छी तरह से समझें। अब देखिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल में करेंगे। तो देखिए बच्चे जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको आपको बदलना है H2SO4 में। तो इन हाइड्रोजन को लाने के लिए आप वाटर का प्रयोग करेंगे। देखिए अभिक्रिया कैसे लिखनी है, SO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स, अब आप यहां पर 2SO2 या चलिए हम इसी से कर लेंगे SO4, एक तो SO4 डाई नेगेटिव बनना है, साथ में इसमें 4H पॉजिटिव बनने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है
इसका ऑक्सीकरण हो चुका है सल्फेट आयन में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां प्राप्त हुए हैं इनको कौन लेगा? डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इससे आपको क्या मिलना था? Cr ट्राई पॉजिटिव एक्वस प्लस 7H2O। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां इलेक्ट्रॉन्स बने 2 और खर्च किए गए 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब हमें नई तरह से इक्वेशन कैसे दिखाई देंगी? जब हम इनको चेंज करेंगे तो इक्वेशन हमें कैसे दिखाई देंगी? अब 3SO2 होगा, 3SO2 गैस प्लस 6H2O होगा, H2O लिक्विड, और इससे बनेगा 3SO4 डाई नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि दूसरी जो समीकरण है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मीन्स Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स gives 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2O। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है। आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास है 3SO2 गैस, 3SO2 गैस, और साथ में हमारे पास है Cr2O7 डाई नेगेटिव। अब देखिए बच्चों यहां 6H2O हमारे पास है जबकि इधर 7H2O है, तो हम क्या करेंगे कि इन 6H2O को इधर ले जाकर के घटा देंगे, तो यानी हमारे पास इधर 1H2O मिलेगी, बचेगी। ठीक है ना, और ये जो 6H2O थे यहां से कैंसिल हो गए। इसी प्रकार देखिए कि जो ये 12H पॉजिटिव हैं, अगर हम इन्हें इधर ले जाकर के घटा दें तो हमारे पास 2H पॉजिटिव बचेंगे। तो इधर का तो मामला पूरा हो गया। अब इधर देखिए, इधर हमारे पास क्या है? 3SO4 डाई नेगेटिव, ये हमारे पास बचा हुआ है, प्लस 2Cr ट्राई पॉजिटिव, ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, क्योंकि ये सभी आयन हैं तो सभी एक्वस हैं, और साथ में हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो यहां बचा था, ये H2O लिक्विड है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपने सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में परिवर्तित कर दिया, जो H आयन्स के साथ रिएक्शन करने के बाद फिर सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आयोडाइड आयन को आयोडीन में कैसे ऑक्सीकृत करेंगे। देखिए बच्चों, आयोडाइड आयन होता है I निगेटिव, और इससे हमें बनाना है I2। तो पहली बात तो बच्चों ये ध्यान रखना कि क्योंकि यहाँ 2 आयोडीन है और यहाँ केवल एक ही आयोडीन है, तो हम यहाँ 2 आयोडीन ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि I2 कैसे बना।
अब I2 बनने के लिए आयोडाइड आयन को 2 इलेक्ट्रॉन भी निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये हुई, और जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारी वही स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, यानी Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब देखिए बच्चों, ये आयन है तो ये एक्वस में होगा, ये भी एक्वस आयन है, ये भी एक्वस आयन है। तो जो आयन है एक्वस, और ये क्योंकि लिक्विड है। फिर पहले की तरह देखिए कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा करने से बच्चों अब जो इक्वेशन हमें दिखाई देगी वो इस तरह से होगी। देखिए 6I नेगेटिव एक्वस गिव्स 3I2, ये सॉलिड बनेगी, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरी इक्वेशन में आपको कोई चेंज करना नहीं है तो आप इसको एज सच लिखेंगे, Cr2O7 डाई नेगेटिव एक्वस प्लस 14H पॉजिटिव एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2Cr ट्राई पॉजिटिव एक्वस और प्लस 7H2O। तो देखिए बच्चों, आपने दोनों इक्वेशंस लिख दी। अब आपको पता है कि हमारा अगला काम क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना। ऐसा करने पर ये इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास है 6I नेगेटिव एक्वस। एक तो हमारे पास आयोडाइड आयन है, प्लस हमारे पास है Cr2O7 डाई नेगेटिव एक्वस। हमारे पास डाइक्रोमेट आयन है, प्लस अब हम देखिए अब हमारे पास 14H पॉजिटिव भी बचे हुए हैं, 14H पॉजिटिव एक्वस। तो एरो से पहले तो ये सब कुछ बचा हुआ है, एरो के बाद क्या बचा हुआ है आप देख सकते हैं 3I2। एक तो आपको आयोडीन मिली हुई है, एक आपके पास 2Cr ट्राई पॉजिटिव है, 2Cr ट्राई पॉजिटिव एक्वस, ये आयंस हैं, और प्लस आपके पास है 7H2O लिक्विड। तो देखिए ये संतुलित अभिक्रिया हो गई किसके लिए, आयोडाइड आयन को आयोडीन में बदलने के लिए। चलिए इसी तरह से अब हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम ऑक्सलेट आयन को, यानी जो C2O4 डाई नेगेटिव होता है ऑक्सलेट आयन, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदलेंगे। देखिए ऐसा करते समय 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है बच्चों। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो पहले की तरह ही है, Cr2O7 डाई नेगेटिव एक्वस प्लस 14H पॉजिटिव एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr ट्राई पॉजिटिव एक्वस प्लस 7H2O लिक्विड। अब देखिए बच्चों, आप समझ गए होंगे कि आपको आगे क्या करना है। आपको फिर पहले की तरह वही इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए सूटेबल नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन हमें दिखाई देगी, अब ये क्या होगी देखिए, जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3C2O4 डाई नेगेटिव एक्वस गिव्स 6। अब जब आप 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6CO2 गैस
ये बनेगी और साथ में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। आप देखते आ रहे हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे, तो Cr2O7 डाई निगेटिव एक्वस प्लस 14H पॉजिटिव एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स gives 2Cr ट्राई पॉजिटिव एक्वस प्लस 7H2O। अब पहले की तरह आपको इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बचा, 3C2O4 डाई निगेटिव एक्वस, साथ में बचे हैं Cr2O7 डाई निगेटिव एक्वस, 14H आयन भी बचे हुए हैं क्योंकि कोई भी आयन कैंसिल नहीं हुआ, और इससे आपने बनाया है 6CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु आपने बनाए हैं, 2Cr ट्राई पॉजिटिव एक्वस आपने बनाया है और पानी के 7 मॉलिक्यूल। देखिए बच्चों, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिससे कि आप ये समझ सके कि ऑक्सलेट आयन या आयोडाइड आयन या सल्फर डाइऑक्साइड या फेरस आयन, इनको हमने कैसे ऑक्सीकृत किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं बस इतनी ही हैं, और भी ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हैं। आप इन तरीकों को समझ करके अपनी बुक में से देख करके जो और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं उनका प्रयास करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ, पीएच परिवर्तन का प्रभाव। देखिए बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है Cr2O7 डाई निगेटिव, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो इससे आपको 2Cr O4 डाई निगेटिव और 2H पॉजिटिव ये आयंस मिलेंगे। देखिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, आप देख सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, इसका जो कलर है वो ऑरेंज है, जबकि क्रोमेट डार्क येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। तो यदि आप डाइक्रोमेट को पानी में घोल करके छोड़ देते हैं तो ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट और येलो कलर के क्रोमेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का काम करता है पीएच। देखिए कैसे, यदि आप पीएच को कम कर देते हैं, इसका मीनिंग होगा कि आपने इसके अंदर H आयन ऐड कर दिए, यानी आपने माध्यम को अम्लीय बना दिया। ठीक है ना बच्चों, तो अब ये H आयन जाकर के सीधा इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करेंगे, और जब उत्पादों की कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगी तो लाशा-तेलिए के नियम के अनुसार बैकवर्ड अभिक्रिया फास्ट होने लगेगी। तो इससे क्या होगा कि साम्य अवस्था ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और आपको सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज दिखाई देगा। दूसरे केस में जब आप पीएच को बढ़ा देते हैं तो आपको क्या ऐड करने पड़ेंगे, आपको ऐड करने पड़ेंगे हाइड्रोक्सिल आयन, यानी आप माध्यम को क्षारीय बना रहे हैं। तो जब आप OH आयन मिलाएंगे तो ये OH आयन इन H आयन के साथ अभिक्रिया करके पानी बना देंगे,
और आप जानते हैं कि सहसंयोजी यौगिक होने के कारण पानी आयनित नहीं होता। अब ये एच आयन्स यहाँ से समाप्त हो गए, यानी जो उत्पाद हैं वो कम हो गए। तो लाशा तैलीय के नियम के अनुसार एकदम से अग्रगामी अभिक्रिया तीव्र होने लगेगी और अब विलयन का जो कलर है वो पीले रंग का हो जाएगा, क्योंकि साम्य अवस्था डाइक्रोमेट आयन की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो देखिए बच्चों, अब जो पीएच का प्रभाव है ये आपने समझ लिया कि पीएच में कैसे परिवर्तन करने पर डाइक्रोमेट और क्रोमेट की साम्य अवस्था एक दूसरे में परिवर्तित होती है। देखिए, इस टॉपिक में बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से अगर आप प्रश्नों की बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाना ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, आपसे पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। मैंने आपको जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं अभी समझाई हैं ये वही हैं जो अधिकतर बार बोर्ड के एग्जाम में आई हुई हैं, तो आपको इनको याद करना है। और साथ ही मैंने आपको बताया कि जो पीएच का प्रभाव है ये कैसे डाइक्रोमेट को क्रोमेट में परिवर्तित करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की। इसी तरह से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आप सोच ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी मीडियम के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगली वीडियो में आपसे शीघ्र मुलाकात होगी।